अस्सलामु अलैकुम। हेलो एवरीवन, मैं हूं हाफिज सर। आज का हमारा टॉपिक है प्लास्टिड्स। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन, साइटोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखा था। उसके बाद प्लांट सेल एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट सेल के बीच में डिफरेंस, फिर हमने सेल वॉल को देखा था। उसके बाद हमने सेल मेम्ब्रेन को डिटेल्स में समझाया था। तो हमने साइटोलॉजी की एक सीरीज शुरू की हुई है, हम वन बाय वन करते हुए आ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्लास्टिड्स। अब यहां से हम सेल ऑर्गेनल्स को स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्लास्टिड्स के बारे में कि प्लास्टिड्स क्या होता है। प्लास्टिड देखिए प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में एब्सेंट है। हमने इसको प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में जब डिफरेंशिएट बताया था तो वहां पर भी बताया था कि प्लास्टिड्स प्लांट सेल में पाए जाते हैं। तो प्लास्टिड्स के हम यहां पर देखेंगे तो प्लास्टिड के 3 टाइप्स होते हैं। यहां पे देखिए प्लास्टिड, ये प्लांट सेल में सेकेंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल्स है। अगर हम वैक्यूल्स से सेंट्रल वैक्यूल्स की बात करें तो वैक्यूल्स के बाद जो सेकेंड लार्जेस्ट होगा वो है प्लास्टिड्स। इस प्लास्टिड को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? सबसे पहले डिस्कवर किया था एंड्रियास शिम्पर, 1883 में डिस्कवर किया। अच्छा, ये जो सेल ऑर्गेनल्स के टॉपिक हैं या साइटोलॉजी का जो टॉपिक है, यहां से साइंटिस्ट के नेम पर भी क्वेश्चन आते हैं। साइटोलॉजी वाला चैप्टर और जेनेटिक्स का जो चैप्टर है, इन दोनों से साइंटिस्ट के नेम पर भी नीट में क्वेश्चन आ जाते हैं। इसलिए साइंटिस्टों के नेम याद रखना बहुत जरूरी है। तो प्लास्टिड को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? एंड्रियास शिम्पर, 1883 में, इंक्लूडिंग हम कह सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट के साथ डिस्कवर किया हुआ था। अच्छा, ये प्लास्टिड जो है 3 टाइप्स है। टाइप्स ऑफ प्लास्टिड कितने टाइप्स के? 3 टाइप्स। देखिए, नंबर 1 क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट कंटेन कलर्ड पिगमेंट, रेड, येलो, ऑरेंज। ये कलर्ड पिगमेंट देता है। 3 टाइप्स के प्लास्टिड होते हैं, एक क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड देन क्लोरोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट कंटेन कलर्ड पिगमेंट रेड, येलो, ऑरेंज, फाउंड इन फ्लावर एंड फ्रूट्स। फ्लावर का जो कलर होता है, फ्रूट्स का जो कलर होता है, उसमें प्लास्टिड पाया जाता है। और वो प्लास्टिड में क्या? क्रोमोप्लास्ट। और इसका एक काम क्या है? अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पोलिनेशन। क्रोमोप्लास्ट कलर गिवर है, ये कलर को देता है, कलर देने वाला। अगर क्वेश्चन आ जाए प्लास्टिड में वो कौन सा है जो कलर को देता है, तो वो है क्रोमोप्लास्ट। उसके बाद देखिए ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है, इसके पास कोई कलर नहीं होता। सेकंड वन देखिए ल्यूकोप्लास्ट, नो कलर, कलरलेस, फाउंड इन रूट्स एंड ट्यूबर्स, यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ स्टार्च। ये फूड को स्टोर करने के लिए यूज होता है, स्टार्च को यूज करने के लिए होता है। तो इसीलिए ल्यूकोप्लास्ट के सब टाइप्स भी हैं कि अगर स्टार्च को स्टोर किया तो इसको अमाइलोप्लास्ट, और अगर ऑयल, फैट्स एंड लिपिड्स को स्टोर किया तो इसको बोलेंगे इलियोप्लास्ट, और अगर प्रोटीन को स्टोर किया तो इसको बोलेंगे प्रोटियोप्लास्ट। अच्छा, ये जो टाइप्स हैं अमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट एंड प्रोटियोप्लास्ट, ये सब टाइप है किसके? ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट कैसा होता है? कलरलेस होता है और ये स्टोरेज के लिए होता है। याद रखना है, अमाइलोप्लास्ट फॉर स्टार्च, इलियोप्लास्ट फॉर लिपिड्स, फैट्स, ऑयल एंड प्रोटियोप्लास्ट फॉर प्रोटीन। अब आ जाते हैं हम मेन सेल ऑर्गेनल्स के ऊपर है, वो है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के बारे में हम यहां डिटेल समझेंगे। क्लोरोप्लास्ट साइज कैसा होता है, कितना होता है साइज इसका? 4 to 10 माइक्रोमीटर लॉन्ग एंड 1 to 3 माइक्रोमीटर थिक होता है ये क्लोरोप्लास्ट। इट इज ए स्पेशल सेल ऑर्गेनल्स फाउंड इन प्लांट सेल, प्लांट सेल एंड सम एल्गी। एल्गी में भी होता है क्लोरोप्लास्ट। और
प्लांट्स में पाया जाता है, क्योंकि आपको देखना है कि प्लास्टिड किस में पाया जाता है, प्लांट सेल में। अच्छा, फंक्शन क्या है? फंक्शन आपको पता है कि क्लोरोप्लास्ट की वजह से प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है। और फोटोसिंथेसिस क्या है कि प्लांट जिस प्रोसेस के थ्रू अपना फूड बनाते हैं उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब इसमें देखिए मेन इक्वेशन है, 6, 7, 8, 9, 10 से बच्चे पढ़ते हुए आ रहे हैं। इसमें क्या कि फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन क्या है, 6CO2 प्लस 6H2O सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाता है। ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 प्लस 6O2। ये बाई प्रोडक्ट है, फोटोसिंथेसिस का बाई प्रोडक्ट। यही ऑक्सीजन है जो हम एनिमल्स यूज करते हैं। इस ऑक्सीजन को हम लोग जो ऑक्सीजन यूज करते हैं वो फोटोसिंथेसिस यानी प्लांट्स का वो बाई प्रोडक्ट है। जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसका जो बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन होता है वो हम यूज करते हैं, और हम उसके बदले क्या देते हैं, CO2, और वो CO2 प्लांट यूज करता है। तो एनिमल यूज करता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमको कैसे मिली, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू, और हम रेस्पिरेशन के थ्रू हम CO2 देते हैं जिससे प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं। ये देखिए इनका रॉ मटेरियल, प्लांट्स का रॉ मटेरियल क्या है, CO2 और H2O। सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में वो अपना ग्लूकोज, अपना फूड बनाते हैं जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं, और ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट मिलता है। गिव ग्रीन कलर। अच्छा, सेकंड इसका फंक्शन क्या, गिव ग्रीन कलर। इट कंटेन ए ग्रीन पिगमेंट्स कॉल्ड क्लोरोफिल। और क्लोरोप्लास्ट है तो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये ग्रीन पिगमेंट रखने वाला है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। स्टोर एनर्जी, प्लांट स्टोर करता है एनर्जी। देखिए, इट स्टोर द एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी ग्लूकोज। तो ये 3 फंक्शन है कौन कौन से, क्लोरोप्लास्ट के, कि फोटोसिंथेसिस, गिव्स ग्रीन कलर, स्टोर एनर्जी। ये तीनों फंक्शन है। तो अब हम यहां पर देखेंगे उसके स्ट्रक्चर के बारे में, क्लोरोप्लास्ट के बारे में थोड़ा डिटेल समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये है क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। क्लोरोप्लास्ट का शेप कैसा होता है हम यहाँ तीनों देख सकते हैं, ओवल, लेंस एंड डिस्क लाइक। अच्छा, इस क्लोरोप्लास्ट में याद रखना है, कभी कभी कंपेयर करने के लिए आता है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में। जो क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन रखता है उसकी दोनों मेम्ब्रेन स्मूथ होती है, और माइटोकॉन्ड्रिया में अगर देखेंगे तो जो सेकंड मेम्ब्रेन है वो क्रिस्टी बनाती है, जो हम इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे तो वहां पे डिटेल समझाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। यहां आपको याद रखना है कि क्लोरोप्लास्ट के पास डबल मेम्ब्रेन होता है, और वो डबल मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ और इनर मेम्ब्रेन भी स्मूथ है। तो यहां पर अगर क्लोरोप्लास्ट का शेप देखें तो शेप कैसा होगा, शेप ओवल, लेंस और डिस्क लाइक शेप, ये इसका शेप है। अच्छा, यहां पर सबसे पहले हम आउटर मेम्ब्रेन के बारे में जानेंगे। अगर स्ट्रक्चर देखें तो आउटर मेम्ब्रेन, इसमें कुछ स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट के, वो आपको जानना जरूरी है। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, स्ट्रोमा, थैलाकॉइड्स, ग्रेना, लैमेली। इसके पास एक एक स्पेशल ये क्लोरोप्लास्ट है कि जिसके पास अपना खुद का सेल ऑर्गेनेल्स होता है, वरना सेल ऑर्गेनेल्स कहां पर होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। लेकिन क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स हैं जिसके अपना खुद का राइबोसोम्स होता है। राइबोसोम्स कितना इंपॉर्टेंट है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। यहां क्लोरोप्लास्ट के पास अपना 70S राइबोसोम्स होता है, और सर्कुलर डीएनए होता है। इसके पास अपना खुद का सर्कुलर डीएनए होता है। तो ये स्ट्रक्चर हम समझेंगे, ये सारी चीजें इसके अंदर पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो सबसे पहले देखते हैं आउटर मेम्ब्रेन, स्मूथ, परमिएबल, अलाउज स्मॉल मॉलिक्यूल टू पास। तो ये जो है स्मूथ है, परमिएबल है। परमिएबल मतलब फ्रीली परमिएबल है कि कुछ भी अंदर आ सकता है, जा सकता है। अलाउज स्मॉल मॉलिक्यूल्स टू पास, लेकिन बड़े मॉलिक्यूल्स नहीं, लार्जर मॉलिक्यूल्स नहीं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स यहां से पास हो सकता है, जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन है। तो ये परमिएबल है और इसके अंदर से स्मॉल मॉलिक्यूल्स पास हो सकते हैं, और ये स्मूथ है।
उसके बाद देखिए इनर मेम्ब्रेन लेस परमिएबल। अगर हम आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में कंपेयर करें तो ये जो है लेस परमिएबल है। और कंट्रोल एंट्री एग्जिट ऑफ मटेरियल, या उसके एंट्री में एग्जिट ऑफ मटेरियल, इन दोनों में वो कंट्रोल करता है। फॉर्म्स द बाउंड्री ऑफ स्ट्रोमा। अच्छा, स्ट्रोमा क्या होता है? जो इसके अंदर का, ये जो मेन पार्ट है इसके अंदर का, जैसे हम अगर किसी सेल के अंदर देखें तो उसका एक साइटोप्लाज्म होता है न्यूक्लियस के अराउंड का, सेल मेम्ब्रेन के नीचे वाला जो पार्ट होता है। इसी तरह से इसके अंदर जो इनर मेम्ब्रेन है, जो इसके अंदर इनर मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन के बाद वाला ये जो पार्ट है, इसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं। तो स्ट्रोमा के जस्ट ऊपर इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन देखिए, कंट्रोल एंट्री एग्जिट ऑफ मटेरियल फॉर्म द बाउंड्री ऑफ द स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा की जो बाउंड्री है वो इनर मेम्ब्रेन कवर किए हुई है। ये इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, अभी तक आपने क्या देखा कि स्ट्रोमा के ऊपर इनर मेम्ब्रेन है और उसके जस्ट ऊपर आउटर मेम्ब्रेन। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर डबल मेम्ब्रेन होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। अच्छा, अब इन दोनों के बीच में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है। ये भी क्वेश्चन आता है कि दोनों के बीच का जो गैप है, यानी आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में देखिए यहाँ पे एक स्पेस है, इसको क्या बोलेंगे? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस आउटर और इनर के बीच में, ये भी याद रखना है। उसके बाद देखिए मेन टॉपिक अगर आप आ जाएं स्ट्रोमा के ऊपर, स्ट्रोमा अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स contain enzyme, DNA, ribosomes, starch grains and side of dark reaction, यानी कैल्विन साइकिल। डार्क रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो उसमें दो प्रोसेस होते हैं, एक लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन। क्वेश्चन आता है कि डार्क रिएक्शन कहां पर होता है? डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होता है। और इसी डार्क रिएक्शन में क्या बनता है? CO2 से ग्लूकोज बनता है। ये CO2 से जो ग्लूकोज, ये आपने देखा फोटोसिंथेसिस इक्वेशन 6, 7, 8 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो यहां पर अगर हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करें तो इस फोटोसिंथेसिस इक्वेशन में 2 पार्ट होता है मेन। एक होता है कि CO2 से ग्लूकोज बनता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं डार्क रिएक्शन। और डार्क रिएक्शन कहां पर होता है? स्ट्रोमा में। और ये जो H2O से ऑक्सीजन मिलता है वो है लाइट रिएक्शन। और लाइट रिएक्शन कहां पर होता है? ग्रेना, थैलाकॉइड्स में होता है। तो यहां पर स्ट्रोमा के अंदर, या स्ट्रोमा के अंदर क्या होगा? डार्क रिएक्शन होगा। और इसी स्ट्रोमा के अंदर और क्या हो सकता है? डीएनए हो सकता है, राइबोसोम्स, एंजाइम्स, स्टार्च ग्रेन्स और साइट ऑफ डार्क रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं कैल्विन साइकिल। बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम फोटोसिंथेसिस कराएंगे, फोटोसिंथेसिस के बारे में डिटेल्स बताएंगे तो वहां पर बताएंगे कैल्विन साइकिल के बारे में डिटेल्स। तो अभी आपको ये याद रखना है, क्वेश्चन आता है, कंपटीशन में भी आता है और बहुत सारे एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कैल्विन साइकिल कहां पर होती है। तो आपको बताना है कि क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होती है। अब यहां पर देखिए नेक्स्ट, थैलाकॉइड्स। थैलाकॉइड्स क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है थैलाकॉइड्स। थैलाकॉइड्स देखिए यहां पर कुछ ये कॉइन लाइक स्ट्रक्चर बने हैं, स्टैग्स ऑफ कॉइन। यहां पर देखिए इसको हम ग्रेनम बोलते हैं। अगर हम एक को देखें तो ये ग्रेनम है, और ये पूरा जो पार्ट है, ये 1, 2, 3, 4 ऐसे बहुत सारे होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेना। सबको मिला के ग्रेना। और किसी एक कॉइन को अगर यहां से निकाल लें तो इसको बोलते हैं थैलाकॉइड्स। जैसे बहुत सारे कॉइन हो, अगर हमने एक उसका स्टैक बना दिया, उसमें से अगर हमने एक कॉइन निकाल लिया, उस एक कॉइन को यहां पर बोलेंगे क्या? थैलाकॉइड्स। जैसे यहां पर अगर मैंने एक कॉइन्स को निकाला और इसको क्या बोलेंगे? थैलाकॉइड्स। अच्छा, इसी थैलाकॉइड्स मेम्ब्रेन के ऊपर क्लोरोफिल होती है। याद करिए कि फोटोसिंथेसिस किसके थ्रू होती है? क्लोरोफिल के थ्रू। तो यहां पर हम डिटेल्स पढ़ रहे हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में, तो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल कहां पर है? ये थैलाकॉइड्स में। थैलाकॉइड्स के मेम्ब्रेन पर क्लोरोफिल होती है। तो इस थैलाकॉइड्स का काम क्या है? यहां पर जो थैलाकॉइड्स का फंक्शन क्या है
लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, और लाइट रिएक्शन में H2O ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है। यानी इस पूरे प्रोसेस जो लाइट रिएक्शन होता है वो कहां पर होगा, थैलाकॉइड्स में होगा। क्वेश्चन आता है कि डार्क रिएक्शन कहां पर होगा, आपको टिक कर देना है स्टोमा पे। और लाइट रिएक्शन कहां पर होता है, आपको टिक करना है किसके ऊपर, थैलाकॉइड्स के ऊपर, ग्रेना के अंदर, यहां पर कर सकते हैं। अब यहां पे देखिए नेक्स्ट ग्रेना, जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ग्रेना, इसका जो सिंगुलर है वो ग्रेनम है। अब सिंगुलर और प्लूरल के यहां पर क्या मतलब हुआ, ग्रेना जो होगा वो ये सारे स्टॉक, ये सबको मिला के 1 2 3 4, देखिए यहां पर जितने भी हैं और भी हैं, बहुत सारे होते हैं, इसको हम यहां पर खाली समझाने के लिए फिर 4 बनाया हुआ है, ये सबको ग्रेना बोला जाता है। लेकिन अगर हम एक सिंगल स्टॉक को ले लें, इसको ग्रेनम बोलेंगे, और किसी एक कॉइन को, एक डिस्क को ये उठा लें तो इसको क्या बोलेंगे, थैलाकॉइड्स। और इसी थैलाकॉइड्स के अंदर क्लोरोफिल होती है। अब उसके बाद देखिए यहां पर ग्रेना, तो स्टैक ऑफ थैलाकॉइड्स लुक लाइक स्टैक ऑफ कॉइन्स, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर लाइट रिएक्शन, ये इससे बेनिफिट क्या होगा कि जितना ये ज्यादा होगा उतना अच्छा लाइट रिएक्शन होगा, और लाइट रिएक्शन होगा तो उससे जो H2O है, जो रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस का, वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगा। अब उसके बाद देखिए लैमिला, लैमिला क्या होता है, कनेक्ट डिफरेंट ग्रेना, जैसे ये ग्रेना सब है, इसको डिफरेंट ग्रेना है, इसको कनेक्ट करने के लिए वो लैमिला यूज होता है। ट्रांसपोर्ट एनर्जी एंड मटेरियल आल्सो कॉल्ड स्ट्रोमा लैमिली, और इसी को हम बोलते हैं स्ट्रोमा लैमिली, आल्सो कॉल्ड लैमिली या स्ट्रोमा लैमिली। अब आगे आगे देखिए कि क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनेल्स है, प्लास्टिड एक सेल ऑर्गेनेल्स है, लेकिन इस ऑर्गेनेल्स के अंदर भी एक ऑर्गेनेल्स होता है, वो है राइबोसोम्स। और वो राइबोसोम्स कैसा होता है, 70S राइबोसोम्स। राइबोसोम्स के अगर हम बारे में देखें तो राइबोसोम्स 80S भी होता है, 70S भी होता है। 70S राइबोसोम्स मैंने प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के डिफरेंस में बताया था कि प्रोकैरियोट्स में 70S राइबोसोम्स होता है, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो राइबोसोम्स होगा वो 70S होगा। और क्वेश्चन आता है कि ये कैसा दिखता है, यानी किस तरह का होगा, जैसा प्रोकैरियोट्स के अंदर राइबोसोम्स होगा। तो आप उसको सिमिलरिटीज दिखा सकते हैं। यहां पर देखिए लिखा हुआ है सिमिलर टू बैक्टीरियल राइबोसोम्स। बैक्टीरिया किस में आता है, प्रोकैरियोट्स में आता है, और प्रोकैरियोट्स का राइबोसोम्स कैसा होता है, 70S होता है। तो और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो राइबोसोम्स होगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो राइबोसोम्स होगा वो भी 70S राइबोसोम्स होगा। तो इसलिए यहां पे देखिए पॉइंट दिया हुआ है, सिमिलर टू बैक्टीरियल राइबोसोम्स हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट। इसका मतलब ये हुआ कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी प्रोटीन सिंथेसिस होगा। क्यों, क्योंकि इसके पास अपना खुद का राइबोसोम्स है, और राइबोसोम्स किसकी है, प्रोटीन की फैक्ट्री होती है। लेकिन अब अच्छा यहां पे एक और इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर सर्कुलर डीएनए भी होगा, इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर सर्कुलर डीएनए होगा, सर्कुलर डीएनए होगा। तो क्लोरोप्लास्ट हैज इट्स ओन डीएनए, इसके अंदर राइबोसोम्स भी होगा 70S, और डीएनए होगा, सर्कुलर डीएनए होगा। इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को सेमी ऑटोनोमस कहते हैं। सेमी ऑटोनोमस का मतलब ये सारी मटेरियल यानी प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह ये कर सकता है, लेकिन डिपेंड करेगा किसके ऊपर, न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड करेगा। बिल्कुल ऑटोनोमस नहीं होगा, सेमी ऑटोनोमस होगा, न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड करेगा। जो सेल का न्यूक्लियस होता है वो सारे ऑर्गेनल्स को, सारे सेल्स को कंट्रोल करता है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट सेमी ऑटोनोमस क्यों है, क्योंकि इसके पास राइबोसोम्स है और अपना खुद का डीएनए है, इसलिए बोला जाता है कि ये सेमी ऑटोनोमस है। क्वेश्चन आ गया कि कोई ऐसा ऑर्गेनल्स बताइए जो सेमी ऑटोनोमस है, तो आपको टिक कर देना है किसके ऊपर, क्लोरोप्लास्ट के ऊपर। और इसके बाद हम करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया भी सेमी ऑटोनोमस है, तो ये आपको याद रखना है। अब आगे देखिए यहां पे कि बिकॉज दे हैव, यहां पे सर्कुलर डीएनए है, बिकॉज दे हैव देयर ओन डीएनए, ओन राइबोसोम्स, एंड दे कैन मेक सम प्रोटीन लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन सिंथेसिस हो सकती है,
इसी तरह से क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो सकता है। तो आउटलाइन अगर हम देखें तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में, क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस यहां पर होता है। और क्लोरोप्लास्ट अगर हम फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन को दो पार्ट में डिवाइड कर दें तो एक डार्क रिएक्शन होगा जो CO2 से ग्लूकोज बनाएगा, और एक लाइट रिएक्शन होगा जो H2O से ऑक्सीजन देगा। ये दोनों रिएक्शन कहां पर होते हैं? क्लोरोप्लास्ट को अगर हम फर्दर डिवाइड करें तो एक स्ट्रोमा और एक ग्रेना यानी थैलाकॉइड्स। थैलाकॉइड्स में लाइट रिएक्शन होगा और स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होगा, यानी केल्विन साइकिल चलेगी। तो यहां तक आपने देखा। और प्लास्टिड, हम ये क्लोरोप्लास्ट किसके अंदर आता है? प्लास्टिड्स के अंदर आता है। और प्लास्टिड में दो और मेन पार्ट हैं। कौन सा? एक है क्रोमोप्लास्ट और एक है ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट कलर गिवर है और ल्यूकोप्लास्ट जो है वो स्टोरेज के लिए है, स्टार्च का स्टोरेज, प्रोटीन का स्टोरेज, लिपिड्स का स्टोरेज के लिए वो है। कौन रिस्पॉन्सिबल है? ल्यूकोप्लास्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाके जरूर कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट्स हमको और बेहतर बनाते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, माइटोकॉन्ड्रिया। हम सेल ऑर्गेनेल्स माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानेंगे, डिटेल समझेंगे। तो ज्वाइन कीजिए हाफिज सर की सक्सेस क्लासेस ऑफलाइन या ऑनलाइन। एंड डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। आपका अपना हाफिज सर।